नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे तमिलनाडु में किसानों के फसल बीमा योजना का हश्र और साथ ही आपको दिखाएंगे तालाबों की अनदेखी और अतिक्रमण की वजह से बुंदेलखंड में जल संकट। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की हेडलाइंस। जमीन के नीचे की आग का रेल सेवा पर असर। धनबाद चंद्रपुरा सेक्टर में ट्रेनों की आवाजाही बंद, हजारों मुसाफिरों पर असर। तमिलनाडु में सूखे की मार, ठेके पर खेती करने वाले किसानों को फसल बीमा का फायदा नहीं, निजी कंपनियों के रवैये से परेशानी। काम ढूंढने वाले नौजवानों के सामने बड़ी चुनौती, रोजगार के बाजार में मंदी, शहर से गांव तक एक जैसा हाल। और बुंदेलखंड में तालाबों की अनदेखी, सैकड़ों पोखर अतिक्रमण का शिकार, गहराया जल संकट। पंद्रह जून से धनबाद और चंद्रपुरा के बीच रेल सेवा बंद कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल विभाग ने यह कदम उठाया है, क्योंकि इलाके में जमीन के नीचे धधकती आग से किसी भी वक्त रेल यात्रा मुसीबत का सबब बन सकती है। नीचे धधक रही आग के ऊपर पटरियों पर दौड़ती रेल। वर्षों तक यहाँ मुसाफिर दहशत में सफर करते रहे, यही सोचते रहे कि जाने कब धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर हादसे का अंदेशा हकीकत बन जाए। अब तो ऊपर वाले पर भी निर्भर करता है कि कितना दिन भगवान भरोसे चल जा रहे हैं। आज हम भी जा रहे हैं चंद्रपुरा रेलवे लाइन से, भगवान न करे कि ऐसी घटना घट जाए। अब रेलवे कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, तो आखिर 15 जून से यहाँ रेलों की आवाजाही बंद करने का ऐलान किया गया है। अब रेलवे की चुनौती इस रूट के यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की है। 40 और 34 करीब 74 ट्रेन 24 घंटे में यहाँ से चला करती थी। गोमो से चंद्रपुरा सेक्शन अपने आप कंजेस्टेड है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ से की गाड़ियाँ निकलेंगी। तो ये सेक्शन करीब 45 किलोमीटर का है, तो 34 के एवज में 45 मतलब कि 12 किलोमीटर का मोटा मोटा लंबाई बढ़ जाता है। और उसकी अपनी क्षमता से जितना उसमें कैपेसिटी हमारे पास बचता है, उतनी ही हम गाड़ियाँ चला पाएंगे। इस रेल खंड के ज्यादातर स्टेशन ऐसी जगहों पर हैं जहां जमीन के नीचे आग लगी हुई है। पटरी धंसने की आशंका के कारण इस रूट पर ट्रेनें सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थीं। धनबाद चंद्रपुरा के बीच 14 छोटे बड़े स्टेशन हैं। 17 से ज्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें इस रेल खंड से गुजरती हैं, जिनसे हर साल 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इन सब पर रेलवे के ताज़ा फैसले का असर पड़ेगा। तो जान का खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदमी की जान बहुत कीमती जमीन में जान होती है, इसलिए उसको तो मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया। तो निर्णय तो अच्छा है, लेकिन इसको पहले कुछ कर लेना चाहिए था। उसका तो है ऑप्शन दे देते कि इस तरह से होगा तो और बेहतर होता। बहुत अच्छा निर्णय है, कारण कि अभी फिलहाल दिक्कत होगी, लेकिन आगे चलकर जब इसका रूट चेंज करेगा, किधर से भी करेगा, लेकिन करेगा तो बहुत अच्छा निर्णय है। इस रूट से हर दिन कोयले की ढुलाई करने वाली ट्रेनें भी गुजरती हैं। ऐसे में कोयला कंपनी BCCL को भी वैकल्पिक तैयारी करनी होगी। वो दूसरा कोई साइडिंग में वो कोयला को हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, जहाँ से लोडिंग कराएंगे हम लोग इसे अपने बनाएंगे, बना के भेजेंगे। तो इन सब स्टेशनों से यात्रा करने वालों को दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, जिससे उनकी परेशानी तो बढ़ेगी ही, यात्रा का समय और खर्च भी बढ़ जाएगा। साथ ही नए रूट पर ट्रेनों का बोझ बढ़ने से रेलवे का वहां का टाइम टेबल भी प्रभावित होगा। धनबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में 140 साल का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें फसल बीमा योजना का भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से वहाँ के किसानों को किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये राजलक्ष्मी है, तिरुवरूर जिले के रघुनाथपुरम गांव की निवासी। इनके पति गोविंद राजू की फसल खराब हो गई।
कर्ज में पहले से डूबे थे, तनाव नहीं झेल पाए तो एक दिन खेत में ही जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 4 एकड़ जमीन थी, फसल का बीमा भी कराया था। नियम है कि 45 दिन के अंदर बीमा रकम का भुगतान होना चाहिए, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी राजलक्ष्मी को अभी बीमे की राशि का इंतजार है। வந்து கடன் 2 லட்ச ரூபா போல இருந்துச்சு. சாவடியில் மாதிரி சாவடியில் வாங்கின கடன் மாதிரி இருந்ததுனால வயலில் போய் மருந்தை குடிச்சிட்டு மாதிரி இறந்துட்டாங்க. கடைக்காரங்களும் நெருக்கடி பண்ணாங்க, ஒன்று மருந்தை குடிச்சிட்டு 2 லட்ச ரூபா போல கடன் வந்துச்சு. कावेरी डेल्टा क्षेत्र के तिरुवारूर में किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि किसान जहां अपने लोन को चुका नहीं पाते, वहीं फसलों का जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम भी जब सरकार की तरफ से नहीं जमा किया गया इंश्योरेंस कंपनीज को, उसकी वजह से अमाउंट को ये लोग नहीं पा सके। ये एक भी कारण, बड़ा कारण यहाँ पर है। तो तिरुवारूर में ये कह लीजिए दोहरी मार यहाँ पर किसानों को पड़ रही है। ये हाल तब है जब साल भर पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर तमिलनाडु के किसानों ने खासा उत्साह दिखाया, लेकिन असल में बहुत कम किसानों को ही इसका फायदा मिल सका। सूखे के मद्देनजर बीमा कंपनियों ने ज्यादातर इलाकों में बीमा के लिए किसानों को सिर्फ 1 हफ्ते तक का ही वक्त दिया। अब कंपनियां रकम न चुकाने के बहाने भी तलाश कर रही हैं। Private insurance company, there's Nagapattinam and Kannur district, the New India Assurance company is insured the total 2 districts. They promised within 45 days settle the amount, but nearly 4 months no compensation we not received. फसल बीमा योजना की दिक्कतों का दूसरा पहलू पट्टे पर खेती का चलन है। बीमे की राशि के भुगतान के लिए जमीन के कानूनी कागजात की दरकार होती है, लेकिन एक ही जमीन पर हर साल अलग अलग लोग खेती करते हैं। ज्यादातर पट्टे लिखित ना होकर जबानी होते हैं। इस वजह से किसानों के पास रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए उनके लिए बीमा कराना मुश्किल होता है। साथ ही पट्टे कई चरणों में दिए जाते हैं, इसलिए फसल बीमे का दावा करना मुश्किल हो जाता है। This repetitive work, how did it appear all those things, nobody knows. And the government has not thought enough to rectify any of the defect. It goes on giving this, and ultimately we find the farmers suffer. The benefit of crop insurance has not trickled. कावेरी डेल्टा के इलाके में 40% किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है। 33% जमीन मंदिरों के ट्रस्ट के पास है। ये मंदिर चंद बड़े किसानों को पट्टे पर खेत देते हैं, जिसे वो किसी छोटे किसान को पट्टे पर आगे दे देते हैं, मतलब पट्टे का पट्टा। ऐसे में बीमा कराना और पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मानसून के रुझान का असर भी फसल बीमा के निर्धारण पर पड़ता है। यही वजह है कि निजी बीमा कंपनियां जोखिम को कवर करने के मामले में बेहद सतर्क रुख अपना रही हैं। वो ज्यादा जोखिम वाले राज्यों में जाने को तैयार नहीं। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाके से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पंचानन मिश्रा। तिरुवरूर के तकरीबन 90% किसानों ने फसल बीमा योजना कराई, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी इलाके का दौरा करके लौटे हैं हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा। पंचानन, किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी कुछ झलक तो हमने देखी, लेकिन उसके अलावा आप हमें क्या बता सकते हैं? अगर 90% किसानों ने फसल बीमा कराई तो कुल कितने किसानों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जिन्हें नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो कंपनियां क्या जवाब देती हैं, क्यों नहीं उनको फसल बीमा का फ़ायदा मिल पा रहा है? क्योंकि तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है कि 140 साल का सबसे बड़ा सूखा है। पिछले 3 से 4 जो उनके जो कृषि के जो साल होते हैं वो बर्बाद चले गए, क्योंकि फसल यहाँ पर हुई नहीं। तो किसानों में वहाँ जागरूकता तो है बीमा को लेकर, और यहाँ पर बीमा कराया भी जाता है। प्राइवेट कंपनियां इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो लीड करती है उसको, बस बाकी जैसे ICICI लोम्बार्ड है, उसके अलावा कई कंपनियां हैं। तो समस्या ये है कि बीमा उनका हो तो जाता है, लेकिन उसका दावा उनको नहीं मिलता है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जैसे तिरुवरूर की हमने बात की, तो वहाँ पर उनके पास जो जमीन है किसानों की, वो छोटे काश्तकार हैं जो है, तो उनकी वो तो आपकी कहानी में सामने है कि तकरीबन 70-75% ऐसी जमीन है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है किसी न किसी रूप में। लेकिन सवाल है कि अगर फसल बीमा का फायदा नहीं मिल पा रहा है, किसानों को कराने के बावजूद नहीं मिल पा रहा है, तो
जिम्मेदारी किसी की तो होगी, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए, उसको जवाबदेह बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार क्या ऐसा कदम उठा सकती है या कानून में ऐसी क्या प्रावधान है जिसका फायदा किसान उठा सकते हैं और अपना बीमा ले सकते हैं? जी हाँ, देखिए फसल बीमा योजना है, उसमें बिल्कुल साफ है कि अगर कंपनियां बीमे के दावे को नहीं देती, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है जागरूकता की। जो छोटे किसान हैं उनका ये कहना है कि गांव में जब वो एक पंचायत को ऑथराइज कर दिया जाता है और वही वहां पर जाकर बीमा कराते हैं, बीमा उनका हो गया, प्रीमियम दिया था सरकार की तरफ से, उस पर सब्सिडी भी दी जाती है और सहायता भी दी जाती है। लेकिन जब फसल खराब हो गई तो उसका दावा उनको ये कह के नहीं मिल पाता कि उनके कागजात पूरे नहीं है, कारण जमीन का जो मालिकाना हक है वो किसी और के नाम पे होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कतें वहां पर आती हैं, जिससे कि वहाँ किसान संगठन भी परेशान है। उनका ये कहना है कि बीमा कंपनियों, जो प्राइवेट बीमा कंपनी, उनकी एंट्री पूरी तरह बैन होनी चाहिए, सिर्फ सरकारी कंपनियां बीमा करें, जिससे कि वो ज्यादा उनको जवाबदेह बना सके। पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, जिसका भी हम आपसे बातचीत में जिक्र भी कर रहे थे कि तकरीबन 20,000 करोड़ जमा कराया सरकार ने, लेकिन किसानों को बहुत कम 13,000 करोड़ जो पैसा है वो अभी बीमा कंपनियों के पास है। तो अगर सरकार ये स्वीकार करती है तो फिर बीमा कंपनियों के खिलाफ क्या कोई एक्शन की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से? क्या कभी ऐसा होगा कि जो किसान इससे परेशान है उनको अपने बीमा का फायदा मिल सके? कृषि मंत्री ने अभी कहा है, 2 दिन पहले जब उनसे उनकी बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका हुआ, तो उन्होंने ये बोला कि बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें पूरे प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई कंपनी गड़बड़ी करती है उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन बात यही कि वो शिकायत पहुंचनी चाहिए ऊपर तक, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो लिखित तौर पर पहुंचाई जानी चाहिए, जो कि नहीं पहुंच रही है। क्योंकि किसान, छोटे किसान है, वो अपने सूखे की स्थिति में ही परेशान है, तो वहां से निकलने में मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, उनकी शिकायत खासकर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। लोग प्राइवेट बीमा कंपनियों से परेशान है और किसान संगठन भी परेशान है। तो उसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और किसान संगठनों ने बोला है कि हम इसको लिखित में देंगे कि प्राइवेट बीमा कंपनियों को इससे बाहर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पंचानन। तो पंचानन बता रहे हैं कि तमिलनाडु के किसानों की मुश्किलें क्या हैं, यहाँ तक कि किसानी की तरफ से यानी खेती की तरफ से बेरुखी भी जता रहे हैं, निराश भी हो रहे हैं। लेकिन मायूसी की एक और खबर रोजगार सेक्टर से है। जी हाँ, देश में हर महीने तकरीबन 10 लाख लोग रोजगार के लिए कदम रखते हैं, मार्केट में कदम रखते हैं, लेकिन जिस तरह के अवसर पैदा हो रहे हैं उसमें उनके हाथ निराशा ही लगने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। आइए देखते हैं आंकड़ों पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। काम की तलाश में भटकते लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। रोजगार का बाजार कमजोर बना हुआ है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच उद्योग एवं सेवा के 8 प्रमुख क्षेत्रों में 1,09,000 लोगों को ही काम मिला। कारखाना क्षेत्र में सिर्फ 12,000 नई नौकरियां पैदा हुईं, जबकि देश में हर महीने लगभग 10 लाख नए लोग काम ढूंढने बाजार में पहुंच जाते हैं। जो लोग खेती से निकले या खेती में जिनको काम नहीं मिल पा रहा था, उनको निर्माण के क्षेत्र में काम मिला और ये सबसे बड़ा एक तरीके से उस क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ जिसमें मजदूरों को काम मिलने की संभावना बढ़ी और कुछ हद तक सेवाओं के क्षेत्र में। लेकिन अन्य क्षेत्रों में नए अवसरों का निर्माण नहीं हुआ और 2011-12 के बाद से कंस्ट्रक्शन की भी जो गतिविधियां हैं वो धीमी पड़ गई हैं और उसके साथ साथ बाकी क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसरों का पर्याप्त निर्माण नहीं हो पा रहा है और इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर रोजगार की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले से भी भारत में रोजगार के हालात बेहतर नहीं हैं। चौथे सालाना रोजगार और बेरोजगारी रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत में नियमित वेतन पाने वाले कर्मियों का हिस्सा महज 16.5% है। दिहाड़ी मजदूरों की तादाद 30% से ज्यादा हो चुकी है। ठेका श्रमिकों की संख्या बढ़ते हुए 1/4 से भी ज्यादा हो गई है और 3/4 से ज्यादा परिवारों में नियमित तनख्वाह पाने वाला कोई सदस्य नहीं है। इसलिए रोजगार की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, असल में इसमें निरंतर बहुत गिरावट आ रही है। एक ओर तो हम चाह रहे हैं कि लोग शिक्षित हों, नवयुवक हमारा शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, लेकिन दूसरी ओर अगर जो रोजगार का बाजार है ये अच्छे अवसरों का निर्माण नहीं करेगा तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या अर्थव्यवस्था के सामने उठ के खड़ी होगी और इससे सामाजिक अशांति भी तरह तरह से समाज में फैल सकती है। शहरों में रोजगार की ये सूरत है तो कृषि क्षेत्र में भी काम मिलने के अवसर घटे हैं। कारण है बढ़ती आबादी, घटती जोत, मॉनसून में उतार चढ़ाव और खेती उपज से घटती आमदनी।
नौजवान बहुसंख्या वाले देश में रोजगार के अवसरों का ना बढ़ना गहरी चिंता का सबब है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 90 साल की बहू ने 120 साल की सास को क्या दिया तोहफा। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे मीडिया में किसानों की कवरेज की। किसान खबर तब है जब वो आत्मदाह कर लेता है। किसान खबर तब है जब वहाँ जातीय दंगे होते हैं गाँव में। किसान एक ऐसा विषय है जिस पे आपको अपने काम को, मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एजेंडा तय कर रहा है और उसके पास एजेंडा है नहीं। आखिर ये मुद्दे कौन से थे जिनके नाते आज पूरा देश का किसान आंदोलित है। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं जल संकट की। बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। इलाके में कभी 9000 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अतिक्रमण और प्रशासन की अनदेखी की वजह से लगातार ये तालाब सूख रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में जल संकट गंभीर हो जाता है। इसका एक कारण यहाँ जल स्रोतों का अभाव भी है, लेकिन हमेशा यही हाल नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ तालाब, कुएं और छोटे छोटे पोखरों का जाल फैला था। लक्ष्मी तालाब झांसी का सबसे बड़ा जल स्रोत था, जो 83 एकड़ में फैला था, लेकिन अतिक्रमण के कारण आज इसका दायरा सिर्फ 68 एकड़ रह गया है। गंदगी और जलकुंभी से इसका अस्तित्व अब संकट में है। जब हम नहरों की प्यास नहीं बुझा पाएंगे तो वैसी स्थिति में यहाँ के जो किसान हैं, जो कातर दृष्टि से हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं, उनकी हम प्यास कैसे बुझा देंगे। इस बात के लिए सरकार और जनता दोनों को सम्यक रूप से प्रयास करना होगा, तब हम बुंदेलखंड के तालाबों को बचा सकते हैं। बुंदेलखंड में करीब 9000 तालाब थे, जिसमें से खत्म होते होते अब सिर्फ 2000 तालाब ही रह गए हैं। तो हमारी संस्था रोटरी क्लब और प्रगति सोशल डेवलपमेंट दोनों मिलकर इस पे कार्य कर रहे हैं। जो तालाब खत्म हो गए थे हम उन्हें पुनर्जीवित कर रहे हैं, और जो अभी बाकी हैं उनको हम सफाई और उनका संरक्षण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। झांसी शहर के बीच में ही आंतिया तालाब में बोट क्लब बनाया गया, लेकिन यहाँ भी गंदगी पसरी रहती है। दरअसल झांसी में छोटे बड़े 876 तालाब थे। इनमें से अधिकांश पर अवैध कब्जा हो चुका है। महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जानकार बताते हैं कि बुंदेलखंड में पहलवानों के अखाड़े के पास छोटे छोटे जलाशय होते थे, जिन्हें चौपड़ा कहा जाता था। वो अब कहीं नजर नहीं आते। नतीजा है घोर जल संकट। जब पानी को दोहन करते रहेंगे और उसका रिसाइकलिंग तो ख़त्म है बिल्कुल, तो पानी का तो जल स्तर, आप वहाँ की बात करें, तालाबों के कुओं का जल स्तर ख़त्म हो गया। देखते ही देखते कई कुएं सूख गए हैं। यहाँ न तो मवेशियों को पीने के लिए पानी मिलता है, न कृषि योग्य कोई पानी है, न सिंचाई हो पा रही है, और इसमें जो नैतिक कार्य
थे लोग, जैसे पानी से कपड़ों को धोना, अपने गेहूं इत्यादि को धो लेना, फसलों को जो है कहीं निकाय कर लेना, ये सब समस्याओं से किसान जूझ रहा है। पानी की समस्याओं में तालाबों को भरा जाना चाहिए। वैसे साल 2013 में शुरू की गई योजना के तहत 2000 खेत तालाब बनाए गए हैं और 3300 नए खेत तालाब बनाने की योजना पर काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि इनसे जल संकट हल हो जाएगा। देखिए, जो स्थायी समाधान है उसके लिए वाटर रिचार्ज और जो वाटर सोर्सेज हैं, जो वाटर संचयन के, जल संचयन के स्थान हैं, उनके प्रति कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि बारिश के पूर्व भी जल संचयन के जितने कार्य हो सके कराए जाएं और इसके संबंध में लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जाए। बेशक तालाबों के संरक्षण पर ध्यान देकर पानी के संकट से निपटा जा सकता है। लाजमी है कि खेत तालाब बनाने की योजना से यहां लोगों की उम्मीदें जगी हैं। झांसी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात जयपुर के मटकों की। जयपुर का मटका कारोबार मध्यम पड़ता जा रहा है। मटकों की मांग में लगातार कमी आ रही है। वजह है यहाँ पर एक तो फ्रिज का बढ़ता चलन और साथ ही साथ मिट्टी के खनन पर रोक। चिलचिलाती धूप, तपती जमीन और गर्म हवाओं के थपेड़े। जयपुर में इन दिनों कुछ ऐसे ही नज़ारे देखे जा रहे हैं। इन हालात में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो तो सड़क किनारे लगे ये मटके मुसाफिरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। जयपुर में मटके बनाने का काम काफी पुराना और मशहूर है। गर्मी आते ही मटकों की मांग बढ़ जाती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इन्हें हर साल नया रंग रूप दिया जाता है। सबके बावजूद मटकों की मांग में पहले के मुकाबले कमी आई है। अब मैं 45 साल से काम कर रही हूँ, जो पहले तो मटका खूब उठा था और अब मटका भी बिल्कुल कौन उठे। सरकार की तरफ से कोई कौन खरीद रहा, कोड़ खरीद रहा से कोड़ तो 10 गाड़ी उठे थी, कोड़ 5 गाड़ी उठा जरा, अब दन समझो 3 गाड़ी में रोड़ा पड़ रहा था। मटका बनाने के काम से जुड़े लोगों का कहना है कि लागत बढ़ने से उन्हें नुकसान हुआ है। लागत बढ़ने से मटके महंगे हुए हैं और इनके खरीदार घटने लगे हैं। पहले एक मटके की कीमत 10 से 15 रुपए थी, वहीं अब ये बढ़कर 80 से 90 रुपए हो गई है। कच्ची मिट्टी के खनन पर रोक और ईंधन की कमी लागत बढ़ने की बड़ी वजह है। ऊपर से फ्रिज और वाटर कूलर का बढ़ा चलन इसके लिए जिम्मेदार है। गाड़ी भाड़ा भी लगता है, टूट फूट भी होती है लाने ले जाने में। अब जिनसे खरीद के लाते हैं वो तो 2 रुपये बढ़ा ही रहे हैं और इधर हम ग्राहक के 2 रुपये बढ़ाते हैं, वो ग्राहक 2 रुपये कम देता है। हमसे बोलता है इससे बढ़िया तुम आरओ की बोतल ले लेंगे, फ्रिज का ही पी लेंगे। हमारी बिक्री नहीं है भाई साहब, एक टाइम पास करना ही रह गया। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ना जो बंदी होने को है ये मटके, है ना, लेकिन फायदा तो है ना। हमारे हिसाब से हम बोलते हैं ना, जो मानते नहीं है कि मटके का पानी जो फायदा करता है ना, ये मिट्टी से जो पानी होता है ना, जो पीते हैं ना लोग, वो ठंडक करता है। मटके का पानी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इन सब के बावजूद मटकों की मांग गिर रही है और उसका असर हजारों लोगों की आमदनी पर पड़ रहा है। जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं की तस्करी और शोषण रोकने के लिए समय समय पर देश में कानून बनाया गया, मगर ये अपराध अभी भी जारी है। आइए देखते हैं इतिहास की नजर से महिलाओं की तस्करी और शोषण रोकने के लिए कब कब क्या कानून बने। आजादी के बाद समाज को गंभीर अपराधों से मुक्ति दिलाने के लिए जो खास कदम उठाए गए, उनमें महिलाओं और बालिकाओं की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाना भी एक था। इसके लिए 18 दिसंबर 1956 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने बिल पेश किया, लेकिन कानून बनने के बावजूद वो अमानवीय चलन जारी रहा। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल पारित किया। इसमें महिलाओं की तस्करी और शोषण रोकने के प्रावधानों को और सख्त बनाया गया, लेकिन आज भी ये कहना कठिन है कि ये बुराई खत्म हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं 90 साल की कानपुर की चंदना की कहानी। इन्होंने पाई पाई पैसे बचाकर अपनी 120 साल की सास को शौचालय बनवा कर दिया और कानपुर में एक मिसाल कायम की है। ये है कानपुर देहात के अनंतापुर गांव में रहने वाली 90 साल की चंदना और उनकी 120 साल की सास। चंदना ने अपनी बुजुर्ग सास को शौचालय के रूप में एक अनोखा तोहफा दिया है।
सास को खुले में शौच से आज़ादी दिलाने के लिए चंदना ने शौचालय बनवाने की कई बार कोशिश की। थक हार कर उन्होंने अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने का फैसला किया। चंदना ने इस काम के लिए ग्राम प्रधान से लेकर जिला अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने दम पर सास की परेशानियां दूर करने की ठान ली। हमारी दादी बहुत बुजुर्ग हैं, 100 साल के ऊपर उम्र है। ये जा रही थी बाहर खेतों में लेटरिन करने, तो ये गिर गई। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, कमर से टूट गया पैर। तो माताजी गई, उठाकर लाई। अभी चलने फिरने में असमर्थ थी, इसलिए माताजी ने बकरियां बेचकर ये शौचालय उनके लिए बनवाया। चंदना के गांव वाले जिला प्रशासन से खफा हैं। उनका इल्जाम है कि अधिकारियों ने शौचालय बनाने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए, मगर प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हम लोग प्रशासनिक रूप से भी उस सरकार की ओर से भी कहीं कोई प्रोत्साहन की बात आती है तो निश्चित रूप से हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। और शौचालय जो बनवाया गया है हम लोग उसका वेरिफिकेशन करा चुके हैं, उसका भी लाभ उसको हम लोग दिलवाएंगे। वयोवृद्ध चंदना ने एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लें तो भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का सपना साकार हो सकता है। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं इससे सास बहू के रिश्ते भी सुधर सकते हैं। बहरहाल ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।